about the anesthetic consideration for the patient who is suffering from the cancer of the neck and head. So प्रीऑपरेटिव कंसिडरेशन जो है वो एक टिपिकल पेशेंट हैवी टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें ये रिस्क फैक्टर्स हैं. So commonly coexistent disease medical condition including COPD, CAD, HTN, diabetes mellitus, alcohol और malformation और malnutrition आपने जो है वो प्रीऑपरेटिवली लास्ट में देख सकते हैं. दूसरी बात ये कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी एयरवे मैनेजमेंट may be complicated by abnormal airway anatomy due to obstructive lesions due to mass in the oral cavity. जो प्रीऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी है that has fibrosis immobilized and distorted the patient airway structure. So keep in mind आपने जो है वो एयरवे मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर करनी है, कीपिंग इन माइंड इन ऑल दिस कंडीशंस. सो डिफिकल्ट एयरवे. सो अगर डिफिकल्ट एयरवे है तो आपने डायरेक्ट लेंकास्कोपी अंडर डीप इनहेलेशन एनेस्थीसिया to access airway without any local or muscle relaxation. If difficult, avoid intravenous induction in favor of fiber optic. And this is the appropriate equipments and qualified person requirement for an emergency tracheostomy must be immediately available at your operation theater department. So intraoperative आपने मॉनिटरिंग करनी है बिकॉज ऑफ द लिंक प्रोसीजर. ब्लड लॉसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं. आपका पेशेंट जो है वो कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ में जो को एग्जिस्टिंग डिजीज़ है वो हो सकती है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट. सो उन पेशेंट के लिए आपने फिर आर्टरी लाइन जो है वो लाजमी लगाना ताकि बीट टू बीट पल्सेशन आपको एंड CDC आल्सो. सो द गुड एक्सेस IV एक्सेस आपकी होनी चाहिए. लार्ज मुझे IV एक्सेस होनी चाहिए आपके पास. टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूरिन कहते थे बिकॉज ऑफ द prolonged procedure and blood loss and the fluid. And intraoperative nurse monitoring जो है वो अभी अपनी देखना होता है ताकि आपकी फेशियल अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो नेक सर्जरी करिए या फेशियल सर्जरी करें तो आपके जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसको प्रिजर्व रखना होता है. ट्रैकियोस्टमी की बात करते हैं. सो हेड एंड नेक इंक्लूड ट्रैकियोस्टमी बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट एयरवे and the risk of airway fires में हो सकती है. Avoid use of diathermy in these procedures. So suction tracheal tube to remove debris and blood during extubation or intraoperative. Tracheal tube position confirmed by auscultation or capnography or radiation. So maintenance जो है वो inhalation along with opioid is preferred या जो है वो propofol use कर सकते हैं singly. Use of muscle relaxant आप जो है वो need to identify the nerve during the surgery. आपने जो है यूज़ नहीं कर सकते. अगर उनकी रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं. सर्जन में आस्क टू रिजर्व जो मसल रिलैक्सन है नॉन डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सन टू प्रिजर्व नर्व. सो मॉडरेट कंट्रोल हाइपोटेंशन कंप्राइज ऑफ द सेरेब्रल ब्लड फ्लो एंड स्लाइटली हेड अप बिकॉज डिक्रीज आपके ब्लड लॉस जो है वो उससे कम हो सकता है. एंड इन चेस्ट ऑफ इंक्रीज इन वीनस एयर एम्बोलिज्म बिकॉज आपके हार्ट जो है वो लो है आपके ऑपरेटिंग साइड से तो इसमें जो है वो ब्लड लॉस तो कम हो सकता है बट जो वीनस एयर एम्बोलिज्म है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है. प्री-फ्लैप सर्जरी मेंटेन ब्लड वॉल्यूम. अवॉइड यूज ऑफ वेजोकंस्ट्रक्टर और स्लैश वेजोडाइलेटर बिकॉज आपकी ब्लड फ्लो जो ब्लड लॉस है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है. इन्वेजिव ब्लड मॉनिटरिंग प्रेशर मॉनिटरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अप्लाई आर्टियल ट्रांसड्यूसर टू जीरो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बिल्कुल आपके हार्ट पे लेवल पे होना चाहिए. सो इंडिकेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन ब्लड लॉस में भी रैपिड ड्यू टू सिक्रीज आपके नेक डाइसेक्शन क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई आपके नेक में बहुत ही ज़्यादा है. माइनर कट से जो है वो आपकी बहुत ही ब्लड लॉस हो सकते हैं. प्री ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी इंपॉर्टेंट एंड सर्जरी क्लोज टू बीइंग वेसल ऑफ द नेक. ये 3 फैक्टर जिसकी वजह से हमें जो है वो ब्लड लॉस जो है वो हो सकते हैं. द फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द ब्लड प्रेशर ड्यू टू मैनिपुलेशन इन द एरिया ऑफ कैरोटिड बॉडीज एंड साइनसेस. Cardiovascular instability because of the manipulation of the carotid sinus. Mood swing जो है वो जो cardiovascular swing है बहुत ही ज़्यादा है. So bradycardia, arrhythmia, sinus arrest और prolonged QT interval जो है वो possible है. So infiltration of the carotid artery. So bilateral neck dissection may result in post-operative hypertension and loss of hypoxic derived due to denervation of the carotid sinus and carotid bodies. Blood transfusion. Before the decision of the blood transfusion the following points should be considered. उसमें क्या होता है कि आपके अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन क्या है. आपके पेशेंट जो है वो मायोपैथी से सफ़र नहीं हो रहा, कार्डियोवास्कुलर वो तो प्रॉब्लम तो नहीं है. सो पॉसिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ द ट्रांसफ्यूजन हैजर्ड. जो आपने ब्लड डोनर जो है वो ब्लड रेसिपेंट उसको जो प्रॉपर क्राइटेरिया उसको जहन नशीन कर लीजिएगा. उसमें
So increase risk of post-operative transfusion cancer reoccurrence as a result of immune suppression. पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो आपकी रूटीन केयर होना चाहिए, स्पेशल कंसल्टेशन ऑफ दोस पेशेंट हु आर जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, आईसीयू केयर एंड पॉसिबल मैकेनिकल वेंटिलेशन नीडेड, हीमोग्लोबिन स्टेबिलिटी आपको मॉनिटर करना होता है, एनाल्जेसिया प्रॉपर देना होता है, एंड एंटी जो है वो आपने प्रॉपर देना होता है, एंड ट्रैकियोस्टोमी इफ नीडेड. So ICU care and possible mechanical ventilation patient should be kept in the intensive care unit for the 24 to 40 hour for the monitoring, and prolonged surgery after prolonged surgery या airway edema coexisting disease की वजह से हो या risk of bleeding यानी hematoma. So hemodynamic instability as bilateral neck dissection. So क्या होगा in the post-operative hypertension and hypoxic drive because of the denervation of the carotid sinuses and carotid body, इसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट, अब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द denervation of the carotid bodies. So analgesia, non-steroid anti-inflammatory drugs should be used as opioid का जो है respiratory depressant and spontaneous breathing patient. So instead जो है वो आप prefer करते हो opioid. So when patient is on ventilator, opioid analgesia should be given. Tracheostomy care जो है वो आपने humidified oxygen देना होता है, intermittent suction करनी होती है ताकि प्लग ना बने, स्टीराइल प्रिकॉशन जो है वो अडॉप्ट करने आते हैं, एंड जैसे कफ जो है वो आपने तकरीबन 15 to 20 MRP जो है रखते हैं. So this was all about the anesthetic consultation for the patient who was suffering from the head and neck cancer. If you have any question, you can ask me in the comment. If you need this lecture, you can email me. I will provide you this presentation. Thank you so much.